बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट सिविक्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। देखिए बच्चों, अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो उस गेम के कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। आप क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, अगर उस गेम को सही तरीके से खेलना है तो उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। उसी तरीके से समाज में अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो समाज को चलाने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स चाहिए, मूलभूत सिद्धांत चाहिए कुछ हमको, जिससे समाज को अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। अच्छे तरीके से मिलजुल करके समाज के लोग जिन नियमों के आधार पर रह सकते हैं। नियमों का ये समूह जिसमें सबकी सहमति होती है, जिन नियमों को सब मानते हैं, उसी को हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखिए क्या लिखा है नोट्स में, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में, सोसाइटी हैज कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स। समाज संवैधानिक रूल रखती है, दैट मेक इट एंड डिफरेंशिएट इट, जो इसे बनाती है और अलग कर देती है फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज, अन्य प्रकार के समाज से। इन लार्ज सोसाइटीज, एक बड़ी समाज व्यवस्था के अंदर, इन विच, जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग समुदाय के लोग, डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर, अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू कॉन्शियस, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटिव रूल फॉर्मुलेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, थ्रू कॉन्शियस कहते हैं सहमति से। अपनी मन मर्जी से उनके ऊपर नहीं डाले जा सकते रूल, बल्कि ये लोगों की सहमति से बनाकर तैयार किए जाते हैं। द कॉन्शियसनेस इज अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, और ये जो सहमति होती है लिखित रूप में उपलब्ध होती है। विच वी कॉल ए कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम एक संविधान कहते हैं। अब अगला टॉपिक है यहाँ पर हमारा, हमें संविधान की ज़रूरत। वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो बच्चों, 1934 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी नीति में शामिल किया था। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई, और आखिरकार दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक ढांचा तैयार कर लिया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपना भविष्य तय करने का मौका मिला था। अब संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको आगे। आज अगर आप देखते हैं तो दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास है अपना संविधान। ज़्यादातर देश अपने देश के संविधान के अनुसार
नियमों का पालन करते हैं देश के अंदर। आमतौर पर आप देखिए सभी जो भी डेमोक्रेटिक देश हैं उनसे यही उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान तो ज़रूर होगा। संविधान आपने पढ़ा है कि लोगों की सहमति से जो नियमों का समूह तैयार किया जाता है जिससे समाज चलना है उसी को संविधान कहते हैं। तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके पास अपना संविधान है। लेकिन इस बात का ये भी मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सब डेमोक्रेटिक हैं, क्योंकि संविधान तो लिखित नियम होते हैं। अगर कोई देश लोकतांत्रिक भी नहीं है, डेमोक्रेटिक भी नहीं है, तो देश को चलाने के लिए वो भी अपने नियम बना सकते हैं। संविधान क्या है? ये एक दस्तावेज है, उन आदर्शों को एक साथ में बांधता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी मर्जी से, अपने जो उसने ख्वाब देखे, जो सपने देखे, उसके अनुसार रच सके। यानी लोगों की मन मर्जी से तय किए गए नियम होते हैं। ये संविधान ही बताता है कि हमारा समाज होगा तो कैसा होगा। क्योंकि बच्चों क्या है कि हमारे देश में कई समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग ग्रुप के लोग रहते हैं। बहुत सारी बातें उनमें समान भी होती है। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर मुद्दे पर उनमें सहमति बन जाए। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिनमें दोनों की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, जिस बात को लेकर दोनों में मतभेद हो सकता है। अब संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसको एक देश के सब लोग, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, देश को चलाने के लिए सभी लोग जिन नियमों को अपना लेंगे, इसके जरिए वे न केवल ये तय कर पाएंगे कि सरकार किस तरह के लोगों की हो, बल्कि उन आदर्शों पर भी अपनी समझ बना लेंगे जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। देखिए नोट से देखो बच्चों, अगली हेडिंग क्या है हमारी ये, वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? एक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनसे यही उम्मीद की जाती है, आर लाइकली ये उम्मीद की जाती है, टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि उनके पास में संविधान है। यानी नियमों का वो समूह है जो सब लोगों ने माना है, जिससे देश को चलाना है, उस समाज को चलाना है। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफा, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है, दैट ऑल कंट्रीज, कि में सारे देश में सारे मुल्क, दैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, जिनके पास में संविधान है, जो संविधान को रखते हैं, आर डेमोक्रेटिक, कि में लोकतांत्रिक हैं। तो संविधान तो देश को चलाने के नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर नियमों को बना लिया गया तो देश लोकतांत्रिक हो गया। एक राजा भी अपने राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए नियम बना सकता है, लेकिन वो तानाशाही ही कहलाएगी, लोकतांत्रिक नहीं कहलाएगा सिर्फ नियम लिख लेने से। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का यही मकसद नहीं है कि नियमों को लिख लिया जाए, बल्कि वो अनेक मकसद बताता है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पज, संविधान अनेक मकसदों को बताता है, एज लिस्टेड बिलो, जैसा कि नीचे दर्शाया गया। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस, एक संविधान हमें बताता है, व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटीज, कि हमारे समाज की फंडामेंटल नेचर क्या है, किस तरीके का समाज है हमारा, क्या ज़रूरत है उसकी। ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज ए सेट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल, एक संविधान हमारी मदद करता है नियमों के एक समूह को बनाने में, सिद्धांतों के एक समूह को बनाने में।
that all persons in a country can agree upon, जिनके ऊपर देश के सभी लोग सहमत हों। ऐसे नियम जिनके ऊपर देश के सब लोग सहमत हों। As the basis of the way in which they want the country to be governed, अब ये रूल क्या बनेंगे? बेस बनेंगे उस तरीके का जिस तरीके से वे देश पर राज करना चाहते हैं। जनता जिस तरीके से चाहती है देश पर राज किया जाना चाहिए, उन तरीकों के नियमों का जो समूह है जिस पर देश के सभी लोग सहमत हो गए हैं, उन नियमों को, उन सिद्धांतों को, इन सब का जो एक समूह बन के तैयार हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी मदद करता है उन्हें समझने में। अब आगे हेडिंग है बच्चों, सिग्निफिकेंट रीजन्स व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। महत्वपूर्ण कारण क्या है? व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें एक संविधान की जरूरत क्यों होती है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर, लोकतांत्रिक जहां पर समाज है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन द रूल दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल ऑर्डर्स। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन रूल निर्धारित करता है, दैट गार्ड जो सुरक्षा करते हैं, अगेंस्ट द मिसयूज के खिलाफ, ऑफ अथॉरिटी सत्ता की, बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स हमारे राजनीतिक लीडर्स के द्वारा। तो संविधान ही रक्षा करता है। अगर जिनको हमने चुन करके भेजा अगर वही खिलाफ काम करने लगे तो हमारी रक्षा कौन करता है? वे अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते, इसमें हमारी रक्षा कौन करता है? हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड पॉइंट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट ए डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप। इस बात को इंश्योर करेगा कि जो डोमिनेंट है, प्रभु सत्ता वाला समूह है, बहुसंख्यक में है, वो यूज नहीं कर रहा है अपनी पावर को लेस पावरफुल पीपल के खिलाफ में। जो कम शक्तिशाली लोग हैं या कम शक्ति वाला ग्रुप है उसके खिलाफ में ज़्यादा शक्ति वाला समूह अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये बात भी कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स, संविधान मदद करता है, टू प्रोटेक्ट अस, हमारी सुरक्षा करने में, अगेंस्ट डिसीजन और निर्णयों के अगेंस्ट में, दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट, जो उल्टा प्रभाव रखते हों, ऑन लार्ज प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव इन, उन बड़े सिद्धांतों पर उल्टा प्रभाव रखते हो, एडवर्स इफेक्ट रखते हो, जिनमें देश विश्वास करता है। अब बच्चों अगली हेडिंग की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर, मुख्य लक्षण क्या है भारतीय संविधान के, जिसमें पहली हेडिंग बनाई गई है फेडरलिज्म। तो हमें फेडरलिज्म का मतलब समझना है यहाँ पर कि ये फेडरलिज्म होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा आप अपने नोट्स में कि फेडरलिज्म क्या होता है, पहले समझ लीजिए इसको ओरली, ऐसे ही बाद में पढ़ते हैं नोट से। हम यहाँ पढ़ रहे हैं फेडरलिज्म कहते किसको हैं। इसका मतलब यह है बच्चों कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती हैं। संघवाद, एक संघ होता है, एक संगठन होता है, एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होगा। जैसे अपने देश की बात करें, यहाँ पर राज्य स्तर पर सरकारें हैं, यूपी की सरकार अलग है, हरियाणा की सरकार अलग है, बिहार की सरकार अलग है। तो राज्य स्तर पर तो सरकार है ही, और केंद्र के अंदर, सेंटर के अंदर अलग से सरकार है। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग स्तर की जो सरकारें बनाई गई हैं, इसी को फेडरलिज्म कहा जाता है। अब तीसरी व्यवस्था भी है भारत के अंदर, जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं।
ये तीसरा स्तर है। जैसे गांव में प्रधान बनता है, टाउन के अंदर चेयरमैन होता है, मुखिया, तो ये आता है पंचायती राज में। तो कितने स्तर हो गए हमारी सरकार के? 3 स्तर हो गए। भारत के अंदर अगर हम देखते हैं तो कितने स्तर हो गए? 3। केंद्र सरकार है, राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं, और हर राज्य में गांव के हिसाब से पंचायती राज भी है। तो 3 स्तर की सरकारें हैं। एक से ज़्यादा स्तर की सरकार जब होती है उसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब ये है कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे कुछ मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना ले लें। इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की, ऐसा नहीं सारे फैसले दिल्ली से होंगे, बल्कि इसकी ज़रूरत है कि अलग अलग क्षेत्रों की सरकारें होनी चाहिए। इसीलिए प्रांतीय स्तर पर सरकारें बनाई गई, राज्य स्तर पर सरकारें बनाई गई, ताकि वो अपने राज्यों से संबंधित निर्णय ले सके, इलाकों के हिसाब से फैसले हो सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का अपना अधिकार दिया गया। हाँ, जो पूरे देश का मामला है, राष्ट्रीय महत्व है, जहाँ पर नेशनल इम्पोर्टेंस का मुद्दा आता है बच्चों, तो वहाँ पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार जो भी कानून बनाती है उन्हीं को मानना पड़ता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिस्ट मिलेंगी, उन लिस्ट में ये नियम बताए गए हैं कि कौन से काम हमारी राज्य सरकार का अधिकार होता है, जिनके ऊपर कौन से अधिकार हैं जिन पर केंद्र सरकार को राइट होता है जिनको करने का, कानून बनाने का। संविधान ही ये तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। राज्य सरकारों को भी संविधान से ही अपनी ताकत मिलती है, अधिकार मिलते हैं। देखो नोट्स में पढ़ो बच्चों क्या लिखा है। फेडरलिज्म क्या होता है? दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस, ये रेफर करता है अस्तित्व को, ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के एक से ज़्यादा लेवल को। जब भी गवर्नमेंट के अंदर एक से ज़्यादा लेवल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं। इन द कंट्री, देश के अंदर, इन इंडिया, भारत में, वी हैव गवर्नमेंट्स, हम सरकारें रखते हैं एट द स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर, एट द सेंटर, केंद्रीय स्तर पर, एंड पंचायती राज एट द विलेज लेवल, और गांव के स्तर पर पंचायती राज। तो 3 स्तर की राज्य व्यवस्था, 3 स्तर की सरकारें हैं हमारे देश में। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट, संविधान के अंदर सूचियां हैं, लिस्ट हैं, दैट डिटेल द इशू, जो उन मुद्दों की डिटेल देती हैं, दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन इट, जिनके ऊपर हर स्तर की सरकार कानून बना सकती है। इन एडिशन, इसके अलावा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाई, संविधान ये भी दर्शाता है, वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम, कि प्रत्येक स्तर की सरकार कहाँ से धन की व्यवस्था करेगी। फॉर द वर्क, उस काम के लिए, दैट इट डज, जिसे ये करती है। ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय लॉज एंड पॉलिसीज, सारे लोग भारत के गवर्न होते हैं कानूनों के द्वारा, नीतियों के द्वारा, मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो इन सरकारों के द्वारा बनाए जाते हैं। हर स्तर की सरकार जो भी कानून बनाती है, देश के सभी लोग उन्हीं से गवर्न होते हैं। तो संविधान की पहली विशेषता आपने क्या पढ़ी कि यहाँ पर फेडरलिज्म है, एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें हैं। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
पार्लियामेंट्री फॉर्म, संसद है यहाँ पर, संसदीय शासन पद्धति है, संसद के माध्यम से शासन किया जाता है, एक आदमी का राज नहीं है। कोई भी स्तर हो सरकार का, जिस रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करेंगे तो लोग खुद करते हैं वोट डाल करके, खुद अपनी तानाशाही से आके कोई नहीं बैठ सकता सीट के ऊपर। भारत का संविधान है जो सभी अडल्ट सिटीजन को वोट डालने का राइट देता है। अडल्ट कहते हैं उसको जिसने अपनी उम्र के 18 साल पूरे कर लिए, उनको वोट डालने का अधिकार देता है हमारा संविधान। उसी से चुनाव करते हैं हम कि कौन प्रतिनिधित्व करेगा हमारा जनता का। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें ये लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को अडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया। इतने संघर्ष लोगों ने कर लिए कि अब वोट का क्या महत्व है। अब वो समझ गए कौन उनका शासक होना चाहिए। ये सूझबूझ अंग्रेजों के साथ इतने झगड़े, इतनी लड़ाई, इतना अत्याचार सहन करने के बाद अब लोग सीख गए होंगे। तो संविधान सभा के सदस्यों को ये विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्गों, औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। लोगों ने जो जुल्म सहन किया, अब उन्हें बात ये समझ आ गई होगी। ये संविधान सभा के लोग सोचते थे कि अब वो जाति के आधार पे नहीं लड़ेंगे, वर्ग के आधार पे नहीं लड़ेंगे, मेल फीमेल के आधार पे झगड़े नहीं होंगे। ये ऊंच नीच सब खत्म हो चुकी होगी देश से। लोग अब मिलकर रहेंगे, इतने अत्याचार में सहन कर चुके हैं। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका। ऐसा नहीं है एक ही वर्ग को अधिकार दिया जाएगा कि भाई तुम वोट डाल सकते हो। ये सबका अधिकार होगा। जिसने भी अपनी उम्र के 18 साल पूरे कर लिए, जो अडल्ट सिटीजन है, उसको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। और हर आदमी के पास ये भी राइट होगा कि वो चाहे तो चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो समाज में कहीं से भी आता हो, कोई भी उसकी पृष्ठभूमि रही हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। अब ये रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें जनता चुनकर भेजेगी, वो जनता के प्रति क्या होंगे? जवाबदेह होंगे। उन्हें जनता को जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जनता क्या करती है? सीधे हिस्सा कैसे लेती है सरकार में? अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजकर। उनके रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाते हैं? संसद में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, जहाँ पर वो जनता के आवाज़ को उठाते हैं, जनता की भलाई के लिए कानून को बनाते हैं। तो इसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि हमारे देश के अंदर संसद से शासन होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है सरकार का। देखो नोट्स में पढ़िए, पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है। द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल। भारत के लोग सीधी भूमिका रखते हैं इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने में। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन कंटेस्ट इन इलेक्शन। प्रत्येक नागरिक देश का इस बात की अनदेखी करते हुए कि उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो इलेक्शन लड़ सकता है, कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन को। अब थर्ड पॉइंट आता है सेपरेशन ऑफ पावर। तीसरी विशेषता है हमारा संविधान की तीसरी विशेषता क्या है? शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर।
सेपरेशन ऑफ पावर में 3 ऑर्गन होते हैं सरकार के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो पूरी पावर है उसको 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि कोई मिसयूज ना कर सके पावर का। 3 अंग बना दिए, लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशियरी नगर पालिका। विधायिका में कौन आएंगे? जिनको जनता चुन करके भेजती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, तो विधायिका का हिस्सा है, लेजिस्लेचर है जो कानून बनाएंगे। कार्यपालिका जो उनको लागू करेगी, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो जो भी सरकारी अधिकारी हैं सब कार्यपालिका कहलाते हैं, एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ये लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं सरकार को चलाने के लिए। और थर्ड पे आता है जुडिशरी, ये कोर्ट है, हमारा न्यायालय है, कानून क्या बनाया गया उसका लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके अनुसार देश चल रहा है नहीं चल रहा है, ये कौन तय करता है? ये जुडिशरी। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो जितने भी ये ऑर्गन हैं, ये 3 ऑर्गन हैं, एक दूसरे के काम के ऊपर एक चेक लगा हुआ है, एक दूसरे के काम को चेक करते हैं। ये सभी अंग, इनकी जो शक्तियां हैं एक दूसरे से अलग हैं। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक जो अंग है दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, एक चेक रखता है। इस तरीके से तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। देखिए नोट्स में देखो बच्चों, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंग होते हैं। द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर रेफर करता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, जो चुने गए प्रतिनिधि हैं बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। दूसरा पॉइंट हो गया द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका इज ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का छोटा समूह होता है, हु आर रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं, फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज, कानूनों को लागू करने के लिए, एंड रनिंग द गवर्नमेंट, और सरकार को चलाने के लिए। थर्ड पार्ट आता है, तीसरा अंग है जुडिशरी। ये रेफर करता है टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन इंडिया, भारत के अंदर जो कोर्ट का सिस्टम है उसको। ईच ऑर्गन, प्रत्येक ऑर्गन मेंशन्ड अबव, जिन्हें ऊपर दर्शाया गया, एक्ट्स काम करते हैं एज ए चेक, एक अंकुश के रूप में, ऑन द अदर ऑर्गन, दूसरे अंग पर, ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के। दिस इंश्योर, ये इंश्योर करता है द बैलेंस, संतुलन को, ऑफ पावर, शक्ति के, बिटवीन ऑल 3, तीनों के बीच। अब अगली विशेषता आती है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये तो फंडामेंटल राइट्स तो अंतरात्मा है हमारे संविधान की। जब अंग्रेजों का राज था, जिसे हम कहते हैं कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब राज कर रही थी, यानी कॉलोनियल पीरियड था, तो राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचाने के लिए कुछ अधिकार होने चाहिए। अंग्रेजों ने अधिकार ही नहीं दिया लोगों को, लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। देखो, जिस अधिकारी का भी अंग्रेज अपॉइंटमेंट करते थे, नियुक्ति करते थे, वो अपने तरीके से राज करता था, अत्याचार करता था जनता के ऊपर, लगान वसूलने के अपने तरीके बनाता था। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से जिनको जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेज रही है वो अत्याचार बढ़ा दे। तो कुछ अधिकार निश्चित कर दिए गए कि ये फंडामेंटल राइट है, चुने गए प्रतिनिधि भी इनके खिलाफ काम नहीं करेंगे। अब सरकार, आपको लग रहा है सरकार जो है कानून से काम नहीं कर रही है, संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो लोग आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो अपनी बात रखने का भी फंडामेंटल राइट होता है। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है, उनको फंडामेंटल राइट दे करके।
जो अलग अलग हमारे देश के अंदर माइनॉरिटी में है सोसाइटी, वो भी यही चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकार मिल जाएं जो उनके ग्रुप को डिफेंड कर सके, उनके ग्रुप की रक्षा कर सके। जो लोग मेजॉरिटी में हैं उनके अधिकारों की रक्षा का भी आश्वासन दिया गया है। तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों को प्रोटेक्ट किया गया है हमारे संविधान में। इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात कही थी कि इनका जो पर्पज है वो ड्यूल है, दोहरा मकसद है। पहला है, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, हर आदमी अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए दावेदारी कर सके। दूसरी बात ये कही थी अंबेडकर जी ने, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों, हर किसी पे लागू हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो फंडामेंटल राइट उस पर भी लागू होते हैं जो कानून बनाते हैं, यानी जिन्हें जनता चुन करके भेजती है। वे भी लोगों के फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट लिखे हुए हैं हमारे संविधान में। इसके अलावा खंड नीति निर्देशक तत्व भी हैं जिससे कि ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाई जा सके। यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है कि तुम यहाँ काम करने नहीं आओगे, तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अगर कोई जनसमूह राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने से मना कर दे, अनुमति ना दे कि यहाँ तेलुगु नहीं चलेगी, क्योंकि हर भाषा को बोलने वाला कहीं पर भी रह सकता है, तो ये भी क्या है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। अगर सरकार फोर्स के अंदर जो अधिकारी है हमारी, उसका प्रमोशन नहीं कर रही है इस बात के आधार पर कि वो एक महिला है, महिला के आधार पर प्रमोशन को रोका जा रहा है, तो ये भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। हमारे संविधान में कुछ फंडामेंटल राइट हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी है। सरकार की नज़रों में हर कोई समान होगा, चाहे वो महिला है, पुरुष है, सबको काम करने का बराबर अवसर मिलेगा। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते नागरिक के साथ। जो खेल के मैदान है, होटल है, दुकान है, जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, सबको बराबर अधिकार है वहाँ पर पहुँचने का। आप नहीं रोक सकते कि ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, इन आधारों पर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। सार्वजनिक अधिकारों पर सबको इक्वलिटी का राइट मिला हुआ है। जब रोजगार की बात करते हैं तो राज्य सरकार भेदभाव नहीं कर सकती लोगों के साथ। कोई भी सरकार भेदभाव नहीं कर सकती कि इस पर्टिकुलर जाति के लोग को गवर्नमेंट जॉब देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। दूसरी बात है, फंडामेंटल राइट में हमें को फंडामेंटल राइट मिला राइट टू फ्रीडम, आज स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत हम अपनी बात कह सकते हैं, भाषण देने की आज़ादी है, देश के अंदर सभा करने की आज़ादी है, देश के किसी भी भाग में आने जाने रहने की, बिजनेस को करने की, अपने कारोबार को करने की पूरी स्वतंत्रता है लोगों के पास में, कोई नहीं रोक सकता। और थर्ड फंडामेंटल राइट वहाँ पर लिखा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो, ज़बरदस्ती जो लेबर कराई जाती थी, छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता था, तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप।
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, तो किसी का भी शोषण नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा किसी भी नागरिक का देश के अंदर। फोर्थ देखिए, फोर्थ फंडामेंटल राइट क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर नागरिक को पूरी आज़ादी है अपने धर्म को मानने की, अपनी इच्छा से धर्म को अपनाए, जिस धर्म को अपनाना चाहता है, प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है उसके पास। फिर फिफ्थ फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। संविधान में कहा गया कि धार्मिक या भाषाई सभी माइनॉरिटी अपनी कल्चर की रक्षा कर सकती हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकती हैं। जो भी अपने धर्म की शिक्षा देना चाहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल करके धर्म का, तो उसको मना नहीं किया जा सकता। हर किसी को अपनी संस्कृति, अपनी एजुकेशन, इसको प्रोटेक्ट करने का राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि ऐसा लग रहा है किसी नागरिक को कि राज्य उसके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, उसके खिलाफ जा रहा है फंडामेंटल राइट के, तो इस राइट को यूज करके, कौन से राइट को? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को यूज करके वो कोर्ट में जा सकता है इन अधिकारों की प्रोटेक्शन के लिए। देखो नोट से पढ़ो बच्चों। फंडामेंटल राइट में क्या लिखा है? द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, संविधान गारंटी देता है द राइट, अधिकारों की, ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति के, अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के अगेंस्ट में, एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल, और दूसरे व्यक्तियों के अगेंस्ट में भी। इट ऑल्सो गारंटी देता है द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक के अधिकारों की गारंटी देता है, अगेंस्ट द मेजोरिटी के खिलाफ। द फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, फंडामेंटल राइट में शामिल है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। फंडामेंटल राइट्स हैव टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव, फंडामेंटल राइट्स के दो मकसद होते हैं। पहला, एवरी सिटीजन मस्ट बी इन ए पोजीशन, हर नागरिक को इस स्थिति में होना चाहिए, टू क्लेम फंडामेंटल राइट, कि वो अपने फंडामेंटल राइट का दावा ठोक सके, दावा कर सके। दूसरा पॉइंट क्या है? फंडामेंटल राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी, फंडामेंटल राइट हर किसी के, हर अथॉरिटी के ऊपर बाध्य होने चाहिए। दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉ, उनके ऊपर भी जिन्होंने पावर प्राप्त कर ली है कानून बनाने की, उन पर भी फंडामेंटल राइट लागू होंगे। संविधान में एक भाग और है जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ ए सेक्शन, संविधान में एक भाग है कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट पॉलिसी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, विच एंश्योर, जो एंश्योर करते हैं ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म को, ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधारों को, कि भाई देश से गरीबी को कैसे दूर करें जैसे। एंड सर्व करते हैं एज ए गाइड, एक मार्गदर्शक के रूप में, टू द इंडिपेंडेंट इंडियन, स्वतंत्र भारतीय इंडियन स्टेट को, इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट को गाइड करते हैं, टू इंस्टीट्यूट लॉ एंड पॉलिसी, कानून और नीतियों को बनाने के लिए। फिफ्थ में देखिए सेक्युलरिज्म है,
ये अगली विशेषता आती है हमारे संविधान की, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता में क्या बताया गया है सेक्युलरिज्म में? धर्मनिरपेक्ष राज्य वही होगा जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा, यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। देखो क्या लिखा है इसमें, द सेक्युलर स्टेट इज वन, धर्मनिरपेक्ष राज्य वही होता है इन विच, जिसके अंदर द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट, जिसमें स्टेट ऑफिशियली बढ़ावा नहीं देता है यानी रिलीजन, किसी धर्म को, एज द स्टेट रिलीजन, स्टेट रिलीजन के रूप में। ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हमारे संविधान की। यहाँ कंप्लीट हो जाता है बच्चों आपका लेसन ये।